Hello everyone, welcome to GitHub. In this video, we will start a new subject which is fluid mechanics. Okay. हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़नी क्यों पड़ती है? जैसा कि आपको पता है सिविल इंजीनियर्स क्या करता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसा हो गया मेरा ब्रिज हो गए, ठीक है, डैम हो गया, कैनाल्स हो गए। ठीक है, ये हमारे जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे वाटर पे बनते हैं। ठीक है, तो वाटर पे बनते हैं तो हमें वाटर की बिहेवियर और फोर्सेस जो है, ठीक है, उसके ऊपर हमें डिस्कस करनी पड़ती है। इसीलिए हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा नहीं होगा तो हमारा कोई भी अगर हम डिजाइन अगर हम करेंगे वाटर पे यानी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा तो वो मेरा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारा सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या हमारा रोल है। ठीक है, और हम बात करते हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये अच्छा खासा वेटेज कंटेन करता है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जो गेट में मेरा अराउंड वेटेज है फ्लूइड मैकेनिक्स का इंक्लूडिंग द ओपन चैनल फ्लो एंड फ्लूइड मशीनरी अराउंड 6 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईएससी का। तो ईएससी में हर साल चेंज करते हैं क्वेश्चंस के रेंज। ठीक है, कोई एक फिक्स नहीं होता, बट हम ऑन एवरेज बोल सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट पे कितना मेरा क्वेश्चंस ऑन एवरेज पूछा गया है। ठीक है, तो एक समय पे ऐसा था, आज से 2 साल पहले यानी 2018 में फ्लूइड मैकेनिक्स से 46 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, यानी 150 क्वेश्चन में 46 क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स से था। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं होता, बट ऑन एवरेज अगर हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज तो वो अराउंड 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड वेटेज। ओके, नो डाउट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, कि मेंस में हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से कितना क्वेश्चन है, तो अराउंड देखा गया है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से अराउंड 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आउट ऑफ 300 मार्क्स इन पेपर 2। ओके, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारा वेटेज क्या है। ठीक है, और हमें देखना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, मैं अपने इस फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने भी आपके टॉपिक्स है गेट एनईएससी के जितना पॉसिबल हो सके मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करूँ। सो बी कंटिन्यू विद दिस चैनल। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स और उसका वेटेज के बारे में। चलिए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से याद रहे, है ना। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है। मैं इसका डेफिनेशन भी कुछ देर में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बस आपको नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, मैं जो आपको यहाँ पे लिखाते जा रहा हूँ उसको आपको अपने नोटबुक में कॉपी करते चलिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। चलो वेटेज में गेट की बात कर लेता हूँ। गेट 6 to 10 मार्क्स, वेरी गुड वेटेज। आउट ऑफ 100 मार्क्स 10 मार्क्स फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। ईएससी प्री 25 क्वेश्चन यानी 300 मार्क्स में 50 मार्क्स में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये तो था प्री का बात। अब हम देखते हैं ईएससी मेंस में। ठीक है, इसका वेटेज कितना है। ईएससी मेंस 100 मार्क्स ऑन एवरेज इन पेपर 2। ये था हमारा वेटेज फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है, और उसको हमको कौन कौन से टॉपिक्स हमें उसमें पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो पहला चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स का वो है मेरा इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द फ्लूइड। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फ्लूइड का डेफिनेशन क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि फ्लूइड के अंदर हमारे वाटर आ जाते हैं, ये लिक्विड्स एंड गैसेस
बोथ आर इन द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड। ओके, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो डेफिनेशन हो जाएगा फ्लूइड का कि एनी मटेरियल व्हिच इज कैपेबल टू फ्लो इज नॉन एज द फ्लूइड। ओके, यानी फ्लूइड एक ऐसा मैटर है जिसपे क्या होगा कि फ्लो करने की टेंडेंसी होगा, चाहे हम लिक्विड की बात कर लें चाहे हम गैस की बात कर लें। ठीक है, इन दोनों में एक प्रॉपर्टी होता है कि ये क्या करेंगे, फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं फ्लूइड का। तो ये होता है मेरा ए सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, मैं अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में जो भी डेफिनेशन है मैं उसको काफी शॉर्टकट वे में मैं लिखने वाला हूं, क्योंकि आपको चीजें मालूम होनी चाहिए कि चीजें क्या है। आपको गेट ईएससी में ये कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज फ्लूइड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा भारी भरकम जो बुक का जो डेफिनेशन है वो मैं आपको यहाँ नहीं लिखाऊंगा। जो चीजें हैं आपको यहाँ पे जो जाननी चाहिए वो चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा अच्छे से। ठीक है, मैं वो सब टॉपिक्स को मैं कोई किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज में नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर आप डेफिनेशन की देख रहे हो तो ये सब डेफिनेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमें इतनी तो जाननी चाहिए ना कि अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े तो फ्लूइड होता है क्या है। ठीक है ना, तो फ्लूइड इज अ मटेरियल और सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल टू फ्लो। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा ऐसा होता क्यों है। सपोज दैट अगर हम एक ये सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर हम एक मेरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा मैं सरफेस ले लेता हूं, यहां पे क्या है, मेरा फ्लूइड रखा हुआ है, यानी सपोज मैंने कोई लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इन दोनों में से क्या करते हैं कि अगर हम इसमें देखिए, एक अगर हम शियर फोर्स यानी टेंजेंशियल फोर्स, ये मेरा ब्लॉक है, ये फ्लूइड है, अगर मैं इस ब्लॉक में अगर मैं यहां से अगर कोई एफ फोर्स अगर मैं इसमें लगा दूंगा तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा कि ये जो बॉडी कुछ इस टाइप का इसमें चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है कुछ यहाँ पे कुछ एंगुलर यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो जाएगा इस बॉडी का ड्यू टू दिस एफ टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स। ओके, एक हम पर्टिकुलर एरिया में यानी पर्टिकुलर लिमिट, एक मेरा फिक्स लिमिट है यानी अप टू हुक्स लॉ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में फोर्स इसमें बढ़ाते जा रहा हूं। तो फोर्स बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे कि मेरा मटेरियल जो यहाँ पे बॉडी है उसमें डिस्टॉर्शन आ रहा है। ठीक है, नंबर 1। अब हम यहाँ पे सेम फोर्स को अगर मैं इस फ्लूइड पे मैं एक्ट करवा देता हूं, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, एफ फोर्स में यहां लगा दिया एट टाइम t इक्वल टू मैं 0 ले रहा हूं टाइम। ठीक है, मैं क्या करता हूं, t इक्वल टू 0 पहले फ्लूइड ऐसा था, फिर t1 पे ये फ्लूइड कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर t2 पे क्या होगा, फ्लूइड कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर t3 पे कुछ ये फोर्स ऐसे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमको एक चीज देखने को मिल रहा है कि अगर मैंने एक बार क्या किया है, इस फ्लूइड पे फोर्स में एक्ट करवा दिया हूं, उसके बाद मैं देख रहा हूं यहाँ पे जो फ्लूइड का जो पार्टिकल्स है उसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन आ रहा है। यानी मैंने एक बार यहाँ पे फोर्स लगा दिया और छोड़ दिया, ठीक है, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हमको देते जाएगा। एक बार मैंने फोर्स लगाया छोड़ दिया, फ्लूइड ऑटोमेटिक अपने आप बह रहा है। ठीक है, बट मेरा इस ब्लॉक के केस में ऐसा नहीं होता है। मैं जब तक इसमें फोर्स लगा रहा हूं तब तक उसमें डिस्टॉर्शन मिलता है। सपोज दैट मैं यहां से अगर मैं एफ फोर्स को हटा देता हूं तो क्या होगा कि ये जो बॉडी है, ठीक है, अब तो अगर इलास्टिक लिमिट में अगर फोर्स लगा है तो ये बॉडी क्या करेगा, अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगा। बट फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं है। मैं एक बार अगर मैं स्लाइटली बहुत ही कम अमाउंट का अगर मैं इसमें शियर फोर्स अगर मैं अप्लाई कर दे रहा हूं तो वी विल गेट अ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ दैट फ्लूइड। ओके, तो चलिए इसको हम स्टेटमेंट में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो यही मेरा फ्लूइड और सॉलिड में मेन डिफरेंस यही था। ठीक है, अब देखिए ये जो मेरा सॉलिड है, ये सॉलिड क्या होता है मेरा, आफ्टर रिवॉल्विंग फोर्स बॉडी रिगेन शेप। बॉडी क्या करेगा, फोर्स लगा था, फोर्स मैंने रिमूव कर दिया, बॉडी क्या करेगा, अपना जो शेप है उसको रिगेन कर लेगा। बट फ्लूइड डज नॉट रिगेन इट शेप, इट
don't regain its shape। ठीक है, ये सब काफी सिंपल और काफी जनरल जो यहाँ पे डेफिनेशन है फ्लूइड का और सॉलिड का डेफिनेशन। ठीक है, आई होप ये आपको पता होगा, फिर भी अगर पता नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं तो वी विल गेट अ टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन, और यहाँ पे अब एंगुलर डिफॉर्मेशन। दिस एंगुलर डिफॉर्मेशन, सपोज यहाँ पे जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है वो फाई हो रहा है, यानी शियर स्ट्रेन फाई यहां हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, फाई हुआ। तो मैं यहाँ पे जो शियर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो वो हो जाता है शियर फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, फाई की। शियर स्ट्रेन, ये शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, बट इन केस ऑफ फ्लूइड ऐसा नहीं होता है। तो ये हो जाता है टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी, यानी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और हम इसको बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहां पे जो टॉ लगेगा वो डी फाई बाई डी टी के प्रोपोर्शनल होगा, बट जब मैं सॉलिड में बात कर रहा हूं तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो पहला यहाँ पे ये चीज है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो बिहेवियर शो कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं कि अगर एक बार मैंने फोर्स लगा के छोड़ दिया तो ये अपना शेप को रिगेन करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो इट इज इलास्टिक इन नेचर, सॉलिड इट इज इलास्टिक इन नेचर, बट in case of fluid, when we apply a small amount of tangential force, we will get a continuous permanent deformation. That's why we can say that fluid is a plastic in nature. Okay, plastic in nature. So these are the some common differences between the solid material and the fluid material. मैं यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, पहला चीज, अगर हम किसी भी सॉलिड में अगर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद अगर हम उसमें फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो ये क्या करेगा, अपना शेप को रिगेन करेगा। बट मेरा फ्लूइड में क्या होता है कि अगर हम एक when a small quantity of force is applied to a fluid, then it will get a continuous and permanent deformation. यानी अगर हम उसमें फोर्स जो लगाए थे, अगर उसको हम फिर से रिमूव कर देते हैं तो मेरा जो पहले का जो इनिशियल स्टेज था उस स्टेज को दोबारा ये रिगेन नहीं करेगा, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, इस टाइप के मटेरियल को बोलते हैं परमानेंट, ये प्लास्टिक मटेरियल, क्योंकि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। बट मेरा जो सॉलिड मटेरियल है उसमें क्या हो रहा है, मेरा इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये अपना इसी शेप को क्या करे, रिगेन कर रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूम ऑफ फ्लूइड की। कंटिन्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे तो हमको क्या करना होता है कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट आइडियल। तो हमको अपने इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एजम्पशंस को अप्लाई करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट की। अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टडी कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि जो मेरा फ्लूइड होता है वो मेरा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, यानी देखिए, अगर ये मेरा कोई रियल कंडीशन हो गया, ये कोई मेरा कंटेनर है, इसमें क्या है, इसमें देखिए ये क्या है, फ्लूइड पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मास है, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मेरा हो गया रियल केस। रियल में हमारा फ्लूइड तो इस फॉर्म में होता है अगर मैं किसी गैस की बात कर रहा हूँ, बट हम अपने प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनालिसिस को आसान बनाने के लिए हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि फ्लूइड इज continuous and the mass of the fluid is continuously distributed throughout that material। यानी ये मेरा रियल है, इसको हम आइडियलाइज केस हम मानेंगे, तो हम इसको इस फॉर्म में मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले इस फॉर्म में रियल में मेरा गैस था, अब मेरा ऐसे हो गया, इसको हम बोल देते हैं एजम्पशन। एजम्पशन में हम ऐसे मान के चलते हैं
ठीक है, दिस इज नॉन एज कंटिन्यूम ऑफ फ्लूइड। समझ में आ गया कि कंटिन्यूम ऑफ फ्लूइड ऑलवेज डील्स विद द मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दैट कंटेनर और दैट मटेरियल इज नॉन एज द कंटिन्यूम ऑफ फ्लूइड। अब बात आती है व्हाई, कि हम कंटिन्यूम ऑफ फ्लूइड का यूज हम क्यों करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम कंटिन्यूम, अगर हम फ्लूइड का अगर एजम्पशंस में अगर हम मान के चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, कुछ मास यहाँ है कुछ मास यहाँ है। तो हम यहाँ पे सिंपल कैलकुलस नहीं लगा सकते ना, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है नहीं। बट अगर हम जैसे ही इसको कंटिन्यूम मान के चलते हैं, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, तो हम यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन एक इसमें स्ट्रिप ये कट करके ले सकते हैं, सारे को मैं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें एक यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है, ठीक है, जो आपको जानना चाहिए। when continuum concept is used, then we can use simple calculus। हम सिंपल कैलकुलस यूज कर सकते हैं अगर हम फ्लूइड को कंटिन्यूम मान के चल रहे हैं। अगर हम फ्लूइड को कंटिन्यूम मान के नहीं चल रहे हैं, जो रियल केस में होता है, यानी रियल कंडीशन में जो फ्लूइड, अगर हम वैसा ही उसको मान के लेके चलते हैं, तब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको उस फ्लूइड के पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो फिर हमको चलना जाना पड़ेगा फिजिक्स के फील्ड में। तो हमको फ्लूइड में यहाँ पे जाके एक पार्टिकल पे क्या हो रहा है, उस पार्टिकल को वहां पे स्टडी करेंगे, यानी हमको वहां पे रेक्टिफाइड इक्वेशंस होगा जो मोशन का, उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, बट हमको यहाँ पे क्या करना है, अपनी चीजों को आसान बनाना है, एप्लीकेशन हमको उसका यूज करना है, ना कि अगर हम सिंपल एक एक पार्टिकल का क्या करेंगे, यहाँ पे बिहेवियर को चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एनालिसिस है वो काफी ज्यादा वाइडली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए अगर मेरा कंटिन्यूम नहीं है तब हम क्या करेंगे, इफ इट इज नॉट कंसिडर्ड, अगर हम कंटिन्यूम कंसिडर नहीं कर रहे, देन molecular approach is used and rarefied gas theory is used। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूम नहीं मानेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर अप्रोच वेरिड हो जाएगा, फिर हम एक एक मॉलिक्यूल्स का वहां पे बिहेवियर को चेक करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे जो हमारा रेरिफाइड गैस थ्योरी है उसको यूज करेंगे, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारी सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स व्हाई वी यूज द कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एज द रियल फ्लूइड। ठीक है, रियल भी है तो उसको हम कंटिन्यूम मानते हैं, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दैट मटेरियल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कोई भी अगर मेरा फ्लूइड है, ठीक है, तो वो फ्लूइड मेरा कंटिन्यूम है या नहीं है, तो हाउ टू चेक। ठीक है, तो चलिए हम उसके ऊपर देखते हैं कि हमारा कोई भी फ्लूइड दिया गया है वो कंटिन्यूम हमारा कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम उसको चेक कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि मेरा कंटिन्यूम सेटिस्फाई कर रहा है कोई फ्लूइड या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक नंबर होता है जिसको हम नोड्सन नंबर बोलते हैं, Kn से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नोड्सन नंबर मेरा हो जाता है लैम्डा बाय एल। लैम्डा यहाँ पे मेरा है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, सॉरी लैम्डा है मेरा फ्री मीन पाथ एंड एल है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। ओके, देखिए ये मेरा जो लैम्डा होता क्या है, अगर मेरा यहाँ पे लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बिफोर कोलिजन। अगर मेरा यहाँ पे अगर कोई बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, एक यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जो क्या करते हैं यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, यानी कोलिजन करेगा। ठीक है, कोलिजन करने से पहले का जो डिस्टेंस होगा, सपोज इस पार्टिकल का यहाँ पार्टिकल का x1 हो गया, इस पार्टिकल का x2 हो गया, यहाँ से यहाँ x3 हो गया,
x4 हो गया। सो इस तरीके से जाएगा। तो मेरा लैम्डा वहां पे क्या हो जाएगा, सपोज n पार्टिकल्स आर इन्वॉल्विंग इन देयर, देन हमारा क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाय n, यानी सारे पार्टिकल्स में जितने डिस्टेंस होंगे उनका एवरेज ले लेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा मीन फ्री पाथ। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे बात आती है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का। अगर मेरा किसी भी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ उसका डायामीटर हो जाएगा। इन केस ऑफ पाइप, ये आपका 4 पाइप डाया ऑफ पाइप, पाइप फ्लो में डायमीटर ऑफ पाइप को हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ हम कंसीडर कर लेंगे। अगर नोड्सन नंबर इज लेस देन 0.01 और लेस देन 1%, then we can say that the fluid is satisfying continuum concept। ठीक है, जो मैं यहां लिखा हूं Kn is less than 0.01, then हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने देख लिया कि हमारा कौन सा फ्लूइड कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके लिए हम नोड्सन नंबर के बेसिस पे उसको बोलते थे। अगर इफ नोड्सन नंबर इज लेस देन 1% और 001, देन इट इज कॉल्ड एज द फ्लूइड इज सेटिस्फाइंग द कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेयर कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, यानी किस टाइप के गैस के लिए हम कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो मेरा हाई डेंस गैसेस होते हैं, जो हाई डेंस गैसेस होते हैं, यानी दोज गैसेस विच आर हाईली कंप्रेसेबल, यानी हम उस गैस को क्या करेंगे, अगर हम एक्सपेंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो उसका जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा चेंज होगा। इस केसेस में बोल सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट यूज होगा इस टाइप के गैसेस के लिए। अब इसका जस्ट वाइस वर्सा हो जाता है, अगर यहाँ पे अगर मेरा लो डेंस गैसेस होगा या फिर लेस, ठीक है, आपका लेस कंप्रेसिबल गैस होगा, दैट्स व्हाई आप बोल सकते हैं इस चीज को कि यहाँ पे मेरा कंटिन्यूम ऑफ द फ्लूइड यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे एक चीज, यहाँ इस लाइन से आपका एक मतलब ये हो जाता है कि अगर गैस है, अगर मैंने उस पर प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होंगे, जो गैस पार्टिकल्स हैं वो आपस में काफी ज्यादा सामने आ जाएंगे। ठीक है, देख केम क्लोजर टू ईच अदर, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक जगह पे सारे मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी पार्टिकल्स दूर दूर नहीं है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट कैन बी इजीली यूज एंड होता भी ऐसा ही है। ओके, अब चलिए देखते हैं कि नोड्सन नंबर के बेसिस पे हम फ्लूइड को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लो भी हो सकते हैं, तो फ्लो के डेफिनेशंस में भी हमारा नोड्सन नंबर हेल्प करता है, वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नोड्सन नंबर के बेसिस पे हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो क्या क्या होते हैं। अगर इफ Kn इज लेस देन 0.1, देन द फ्लूइड टाइप इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट इज वैलिड, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि आपको गेट प्लस ESC में अगर मेरा नोड्सन नंबर 0.1 से अगर बड़ा होता है, ठीक है, अगर ये मेरा 0.1 से 0.01 से बड़ा होकर 0.1 अगर इसका रेंज में लाई करेगा तो इसको हम बोल देते हैं स्लिप फ्लो। जनरली स्लिप फ्लोज आर नोन एज द आइडियल फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट हम जब बात करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, तब हम बात करेंगे कि यहाँ पे फिलहाल आपको याद रखना है यहाँ पे कि स्लिप फ्लो होता है जब मेरा नोड्सन नंबर 0.01 से लेके 0.1 के बीच में लाई करेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर मेरा यहाँ नोड्सन नंबर 0.1 से लेके ये आपका 0.1 से लेके अगर ये 10 तक ये लाई करता है तो मेरा इस टाइप का जो फ्लो होगा दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट इफ नोड्सन नंबर इज ग्रेटर देन 10 देन इट इज फ्री मोलिकुलर फ्लो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि नोड्सन नंबर के बेसिस पे हम फ्लूइड का, ये आपका टाइप ऑफ फ्लूइड कैसे डिसाइड करते हैं। ओके।